नमस्ते बच्चों। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित 2 पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा और इसी पाठ का एक और भाग है मेरी कल्पना का आदर्श समाज पढ़ेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन संविधान निर्माता होने के साथ साथ ये जीवन मर्मज्ञ भी थे। इन्होंने जीवन को बहुत नज़दीकी से देखा और जीवन से जुड़ी हुई कई समस्याओं के लिए अपनी लेखनी चलाई। देखते हैं। यह पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित है। देखिए बच्चों, जब ये पाठ लिखा गया तब भारत में जो जातिगत भेदभाव है वो अपने चरम पर था, क्योंकि हम लोग उस वक्त अपने आंतरिक भेदभाव से भी लड़ाई संघर्ष कर रहे थे और साथ ही साथ भारत विदेशी अंग्रेज जो थे उनसे भी संघर्ष भारत का चल रहा था। 2 मोर्चों पर भारत लड़ रहा था। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया, परंतु क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण यह सम्मेलन स्थगित हो गया। पढ़ते हैं इस पाठ में लेखक ने क्या लिखा है। ये जो भाषण है इसमें लेखक ने क्या कहना चाहते थे तो लेखक कहते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भले ही यह आज से कई वर्ष पहले इस लेख को लिखा गया, इस भाषण को लिखा गया, लेकिन आज भी भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की स्थितियों को देखते हुए यह लेख जो है पूर्णतः प्रासंगिक है। तो लेखक कहते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद को पोषण करने वालों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कहते हैं कि जातिवाद इसलिए होना जरूरी है क्योंकि जातिवाद करने के कारण श्रम विभाजन होता है। भाई कौन क्या काम करेगा ये हमें करता है, ये हमें जाति से ही तो पता चलता है। ठीक है, अंबेडकर कहते हैं कि आपत्ति की बात यह है कि जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन तो है ठीक है, लेकिन श्रम के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है कि भाई आप जो व्यक्ति उस कर्म को कर रहा है आपने श्रम के आधार पर बांट दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति को हेय दृष्टि से ना देखें, आप उसे भी अलग कर देते हैं क्योंकि ये ऐसा कर्म करता है, ये हमारे साथ बैठने रहने योग्य नहीं है। इसी की ओर संकेत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अविभाजन तो करती है, साथ ही साथ सभी वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी यह मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। आप देखिए, अगर ब्राह्मण का पुत्र तो ब्राह्मण ही होगा और वैश्य का पुत्र तो वैश्य ही होगा, तो ये रुचि पर कहाँ आधारित हुआ। अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है और वो नहीं पढ़ता है, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 कर्म पर आधारित बांटे गए थे। हमारी भारतीय व्यवस्था में इस तरह से था कि जो व्यक्ति शिक्षण कार्य करता है वह ब्राह्मण है, जो व्यक्ति व्यापार करता है वह वैश्य है, जो रक्षा का कार्य करता है राज्य की वो क्षत्रिय है, और जो व्यक्ति इन तीनों की सेवा का कार्य करता है उसे शूद्र माना जाता था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, स्वभाव बदले, लोग बदले, ये कर्म आधारित जो व्यवस्था थी ये जन्म आधारित हो गई। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि रुचि पर आधारित तो है नहीं ये, कि जरूरी थोड़े है कि शूद्र का पुत्र जो है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर वह शिक्षक है, अगर वह सबको पढ़ा रहा है तो स्वतः ही ब्राह्मण की श्रेणी में आ गया। और ब्राह्मण का पुत्र है, अगर वो रक्षा में चला गया, रक्षा कार्यों में, तो वो स्वतः ही क्षत्रिय हो गया। ये बात जो है, इस बात की ओर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने के लिए सक्षम बनाए। जाति प्रथा में ये दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसकी प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर ना करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक व्यवसाय में बांध देता है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक के परिवर्तन से भूखे मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या भी उभर आती है।
जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना का कोई स्थान नहीं होता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। हमारा जो इसी पाठ का अगला भाग है वो है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। भाई हमने अभी तक तो ये पढ़ा कि जाति प्रथा कैसी होनी चाहिए। अगर जाति प्रथा आप रखते हो, आप श्रम के विभाजन के आधार पर जाति प्रथा रखते हो, तो अंबेडकर कहते हैं तो उसे श्रमिक विभाजन तो मत बनाओ, उसे ऊंच नीच का आधार तो मत बनाओ। क्योंकि और एक और चीज़ है कि अगर आप जाति प्रथा रखते हो तो किसी व्यक्ति का रुचि किसमें है, उसे अपने परंपरागत कार्य करने के लिए दबाव नहीं डाला जाए। पारंपरिक जो पारिवारिक व्यवसाय उसके परिवार द्वारा किए जा रहे हैं उसे करने के लिए दबाव नहीं डाला जाए। वह अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सके, इसकी स्वतंत्रता उसे दी जानी चाहिए। अब बात आती है कि अंबेडकर कहते हैं मेरी कल्पना का एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। देखते हैं। मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना सिखाता है। भाई आप मानसिक रूप से भी आज़ाद हो, समान दृष्टि, आप समान रूप से व्यवहार स्वयं के प्रति भी करें और दूसरों के प्रति भी, और परस्पर भाई बंधु की तरह आप जीवन यापन करें। अपने आप जब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को हम हमारे जीवन में ले आएंगे तो आदर्श समाज जिसकी कल्पना आज तक हम करते आए हैं वह स्वतः ही बन जाएगा। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व जरूरी होने चाहिए: समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, यानी भाईचारा। इनमें लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए, सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, सबको संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आवागमन, जीवन आदि से यह प्रभावित हो सकता है। अब देखिए, दासता केवल कानूनी नहीं होती। अब दासता यानी गुलामी। हम कहते हैं कि ये गुलाम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुलाम है तो वो दास है, कानूनी नहीं है। यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता सदैव, समता शब्द सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। भाई ये बात सत्य है, लेखक मानते हैं इसको, लेकिन वो कहते हैं कि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। भाई अगर हम कोशिश करें तो हम किसी ना किसी स्तर पर सभी को समान रखने का प्रयास कर सकते हैं। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से सभी मनुष्य समान नहीं होते। भाई शारीरिक वंश परंपरा, सभी को अलग अलग वंश और अलग अलग परंपरा, अलग अलग शारीरिक दृष्टि से बल प्राप्त हुआ है। सामाजिक उत्तराधिकार, किसी को सामाजिक उत्तराधिकार में हो सकता है बहुत सी संपत्ति मिले वंश, और किसी को हो सकता है कि सामाजिक उत्तराधिकार में वो उतनी सारी अच्छी स्थितियां प्राप्त ना हो। और सबसे तीसरी जो चीज़ आती है, जो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति, B.R. अम्बेडकर के अनुसार, कि हर एक व्यक्ति इस चीज़ को पूर्ति कर सकता है: मनुष्य के अपने प्रयत्न। आपको चाहे सामाजिक दृष्टि से अच्छा परिवार, अच्छा उत्तराधिकार, अच्छी सारी स्थितियां ना मिली हो, आपको चाहे अच्छी शारीरिक वंश परंपरा ना मिली हो, लेकिन आप अपने प्रयत्नों द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा अम्बेडकर का मानना है। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है। हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्न व्यक्ति ही करते हैं। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वंश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को
अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में उसे एक व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करना होता है कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि राजनीति में वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। समानता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ नेताओं के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है। अंत में हम पढ़ते हैं B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा गया एक कथन कि संविधान, क्योंकि B.R. अम्बेडकर संविधान निर्माता है, तो संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है।